आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एआई बताए थे, स्कोप बताया था एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई बताया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. आपको पूरे डीप में नहीं, मतलब डिटेल में सिलेबस नहीं है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग वो देखना है इसमें. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग से. ओके थोड़ा फास्ट ज्वाइन होना है. नाउ दिस वन इज द पीपीटी ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. सी, ये जो डायग्राम बताया है, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, विजिबल है पीपीटी, सभी को दिख रहा है? यस मैम. ओके तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. तो आउटर साइड वाला जो सर्कल बता रहा है, आउटर साइड ऑफ एरिया इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आउटर साइड मतलब जो सबसे ह्यूज एरिया है, जो सबसे बड़ा एरिया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है. और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम के थ्रू मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, देखेंगे अभी क्या हो रहा है मशीन लर्निंग में, वो डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको. देन मशीन लर्निंग आता है, और मशीन लर्निंग को और थोड़ा सा डिटेल में कन्वर्ट करेंगे तो डीप लर्निंग में कन्वर्ट होता है. मतलब इन शॉर्ट ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद थोड़ा सा उसको मशीन को अगर लर्न करवाएंगे तो मशीन लर्निंग, और डीपली लर्न बाय विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, इट इज कॉल्ड डीप लर्निंग. ओके अभी ये डायग्राम जो दिया है, दिस आर द टाइमलाइन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स. डे बाय डे जितने सारे मशीन्स आते गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन आया था, एलन ट्यूरिंग ट्यूनिंग मशीन जो आया था, ट्यूनिंग टेस्ट, तो वो 1950 में आया था. उसके बाद 1952 प्लेइंग चेकर, उन्होंने प्लेइंग चेकर का एक मशीन बना, गेम बनाया था. देन परसेप्ट्रॉन 1957. देन दीज आर द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से वर्क हो रहा था. देन जैसे फेसबुक में डीप फेस, फेस को रिकॉग्नाइज करना, एजेस को रिकॉग्नाइज करना. तो ये हिस्ट्री है. व्हाट इज मशीन लर्निंग. अभी मशीन लर्निंग देखते हैं. ये देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा, जो लोग गेम खेलते हैं उनके लिए देखा होगा. आपने अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं, देखो अभी कैमरा, जो ड्रोन कैमरा कहते हैं, जिसे जिसे हम रोबोट अपने रिमोट से उसको एक्सेस करते हैं, रिमोट से इसको लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे उसका हाइट डिसाइड करते हैं, और उसके साथ फैंस होते हैं. ये ड्रोन कैमरा आपने देखा होगा, शादियों में यूज करते हैं अभी अलग अलग शूटिंग के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए और कैमराज के लिए. तो ये मार्केटिंग में ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये मोस्टली अभी मोस्ट ऑफ द वीडियोज और कैमरा फोटोज के लिए यूज किया जा रहा है. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली मशीन लर्निंग के अंदर का एक एग्जांपल है. अभी मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क होता है. ये देखो अभी यहाँ पे इनपुट दिया है, वेट, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग. यहाँ पे इनपुट दिया है, देखो इनपुट, इनपुट में दिया है कि एज जिनका 30 है एंड जेंडर मेल है, उनका परचेज डेट दिया है, उन्होंने क्या खरीदा था, टॉय. देन जिनका एज 40 था मेल, और जिन्होंने डेट दिया है, उन्होंने क्या खरीदा था, परचेस क्या किया था, बुक्स. तो ये क्या है, अलग अलग इनपुट है. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इससे प्रिडिक्शन करना है हमें कि नॉर्मली 30 एज वाले लोग क्या परचेस करते, 40 एज वाले लोग मेल क्या परचेस करते. तो हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट प्रोग्राम मशीन अपने आप उसको प्रोग्राम करते जाएगा, समझते जाएगा और अप्रोप्रिएट आउटपुट को डिस्प्ले करते जाएगा.
ह्यूमन प्रोग्रामर ने वो सारा डेटा जो दिया है, ये ट्रेनिंग आप बोल सकते हो कि ये ट्रेनिंग करते जा रहे हैं मशीन को, कि जो जो डेटा आते जाएगा ये इनपुट डेटा हम देते जाएंगे और उसको एज ए ट्रेन डेटा के बेसिस के ऊपर अलग अलग रूल्स, मतलब ये प्रोग्राम बनाते जाएंगे। अभी देखो रूल नंबर 1, एज जिनका 15 टू 30 के बीच में है, तो वो रूल नंबर 2 क्या है कि जिनका एज 50 टू 30 वो क्या कर रहे हैं, टॉय टॉय परचेस कर रहे हैं। और उनकी डेट ऑफ परचेस कितना है, मतलब वो कितने दिनों के बाद परचेस करते हैं, तो लेस देन 30 डेज में वो अलग अलग टॉयज को परचेस कर रहे हैं। ठीक है। एंड रूल नंबर 3 ऐसा मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एज पर द इनपुट डेटा हम प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और जिनका जेंडर मेल है वो नॉर्मली टॉयज खरीद रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इनपुट को चेक किया, इनपुट को चेक करने के बाद उसके हिसाब से अलग अलग उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते समय अलग अलग रूल्स, जैसे आप उसको कंस्ट्रेंट कहते हैं। मोबाइल नंबर अगर डालना है तो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, इस तरह से हम कंस्ट्रेंट डालते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम इनपुट दिया है तो उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम के रूल्स सेपरेट करते गए जैसे जैसे इनपुट आते गया। ये प्रोग्राम मशीन अपने आप लर्न होते जा रहा है और लास्ट में आउटपुट डिस्प्ले करता है। आउटपुट में वही डिस्प्ले करता है कि एज जिनका 30 है, मेल है, वो नॉर्मली टॉयज खरीदते हैं। तो ये उनका प्रिडिक्शन आया है। तो क्या करना है कि स्केलेबल, एडेप्टेबल एंड क्लोज लूप। जब हम मशीन लर्निंग बनाते हैं ना तो स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि जितने ज्यादा इनपुट आते जाएंगे अलग अलग, उसके लिए उसने मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन होनी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। एडेप्टेबल मतलब न्यू टाइप ऑफ एनी अलग भी इनपुट आया तो भी उसको एडेप्टेबल होना चाहिए। और क्लोज लूप मतलब, क्लोज लूप का मतलब रहता है फीडबैक, जो भी आंसर आते जाएगा, मतलब हो सकता है कि अभी 30 मेल है और उसने कुछ अलग चीज खरीदा है, तो वो हमेशा ट्वाइस ही खरीदते ये जरूरी नहीं है। तो यस नो में उसका जो आंसर जाएगा, वो जो फीडबैक आ रहा है, मतलब सपोज उसने दूसरी बुक्स चीजें बुक्स खरीदे हैं या फिर लैपटॉप खरीदा है, तो वो जो फीडबैक है वो क्लोज लूप के थ्रू हम फिर से इनपुट देंगे। नेक्स्ट टाइम वो भी हमारे रूल में आएगा और उसके साथ हमारा नेक्स्ट आया हुआ डेटा को कंपेयर करेंगे प्रिडिक्शन के लिए। तो अभी ये वाला किस तरह से वर्क होता है, देखो। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला इनपुट डेटा था कि जहाँ पे 30 मेल परचेज डेट एंड टॉयज खरीदा है एंड 40 मेल डेट एंड बुक्स खरीदे। तो ये लर्निंग एल्गोरिदम बन जाता है, मतलब ये अलग अलग जो भी इनपुट आएगा उनके बेसिस के ऊपर वो अपना एक लर्निंग एल्गोरिदम बना रहा है कि ये अगर इनपुट आया तो ये आउटपुट आता है, ये अगर इनपुट आया तो ये आउटपुट आता है। तो ये अपने आप रूल्स उसके, जैसे बोल सकते हो ना, ये और ये कंडीशन एंड सेटिस्फाइड हुआ तो ये वाला आउटपुट आएगा, ये दोनों और अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ये आंसर आने वाला है। तो ये अपने आप लर्निंग एल्गोरिदम बनाते जा रहा है। और जैसे जैसे लर्निंग एल्गोरिदम बनेगा वैसे उसका एक प्रॉपर मॉडल बन जाएगा। मॉडल मतलब प्रॉपर एक एप्लीकेशन के जैसे वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। देन कुछ डेटा ऐसे भी है कि जैसे 35 एज है, फीमेल है, लेकिन आइटम क्या परचेस किया उसका डेटा ही नहीं दिया है, क्या परचेस किया। 39 मेल है, उसने टॉयज खरीदा है, हमने अप्रोक्सीमेटली 40 के लिए बुक्स बोला है। तो ये अलग टाइप का भी डेटा कुछ यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या करना है कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है उसके बेसिस के ऊपर लर्निंग एल्गोरिदम बनाना है। और जो अनदर डेटा है उसको एज अ क्लोज लूप मतलब फीडबैक के लिए यूज करना है कि नेक्स्ट टाइम वो भी हमें कंपैरिजन के लिए कभी कभी काम आ सकता है। और ये वाला अनसीन डेटा और ऑलरेडी लर्निंग जो डेटा है, लर्न डेटा है, उन दोनों को मिला के हमें प्रिडिक्ट करना है आउटपुट को। तो प्रिडिक्शन कैसे होता है समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो। अभी मैंने मशीन लर्निंग, हाँ मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया। तो मशीन लर्निंग का एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या? मैसेज रिप्लाई किया करो आप लोग। हेलो। यस और नो? फिर से एक और बार बता रही हूँ मैं। हाँ, हाँ थोड़ा फास्ट रिप्लाई किया करो। ओके। तो यहाँ पे जो मशीन लर्निंग वाला कंसेप्ट है, मशीन लर्निंग क्या करता है कि मशीन अपने आप लर्न करता है। और लर्न कैसे करता है? बाय यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। ये ट्रेनिंग डेटा है उसका, ट्रेनिंग ले रहे हैं ना हम। ट्रेनिंग मतलब क्या है कि जिस तरह से अलग अलग लोग परचेस करते जाएंगे और उन्होंने क्या लिया है वो आइटम से हमें क्या मिल रहा है, ये सारा ट्रेनिंग वाला डेटा है। और इस ट्रेनिंग वाले डेटा के बेसिस के ऊपर हम अलग से एक एल्गोरिथम बना रहे हैं कि नॉर्मली इस तरह से अगर एज रहा और डेट रहा तो नॉर्मली ये खरीदते हैं।
तो ये एल्गोरिदम बन जाता है। और अनसीन डेटा कुछ अलग अलग भी इनपुट रहते हैं कि जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या खरीदा है, या फिर अलग एज या फिर सेम एज वाले भी लोग अलग चीजें खरीद रहे हैं। तो ये भी हमें एज अ एक्सपीरियंस उसको स्टोर करके रखना है, और उसके बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, डेटा को टेस्ट करके प्रिडिक्शन करना है। प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्ट करना, नॉट एग्जैक्टली हो सकता है कि वैसे ही वो पर्टिकुलर मेल या फीमेल वही चीजें खरीदेंगे, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी प्रिडिक्ट करने के लिए जो अमेजोन का जो सिस्टम है, अमेजोन वाले सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल में हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, उसमें वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ऑलरेडी हमारे डिटेल्स रहते हैं, हमारे ईमेल आईडी, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा एज वगैरह सब रहता है, कि नॉर्मली ये कौन से चीजें सर्च करते हैं ज्यादातर। सपोज फीमेल है तो साड़ी सर्च कर रहे, मेल है तो शूज सर्च कर रहे, तो ये क्या कर रहे हो, वो उसके पहले वाले जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको उससे लर्न करते जाते हैं कि ये नॉर्मली ये वाली चीजें को सर्च करते हैं, हेडफोन को सर्च कर रहे, लैपटॉप को सर्च कर रहे, और ऑन द बेसिस ऑफ द वो प्रिडिक्ट करते हैं हमें, और हमें प्रिडिक्शन क्या देते हैं कि जो हमारे प्रीवियस वाला एक्सपीरियंस है उस बेसिस के ऊपर हमारे सामने उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जहाँ पे लैपटॉप है, जहाँ पे साड़ी है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे सामने प्रिडिक्शन आते जाता है। तो वो मशीन जो है अमेजोन सिस्टम का या फ्लिपकार्ट का, वो मशीन लर्निंग वाला कंसेप्ट आता है। वी कॉल दिस अप्रोच एज अ मशीन लर्निंग। ओके, व्हाई यूज मशीन लर्निंग, यूज मशीन लर्निंग व्हेन यू कांट कोड इट, जब हमें कोड करना नहीं, हम कोड नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि क्या करना है, मतलब कंस्टेंट कहाँ पे डालना है, 39 पे डालना है, 40 वाले एज पे डालना है, या अलग एज एज का हमें एग्जैक्ट पता नहीं, और उस टाइम पे हमें पता नहीं कि कहाँ पे कंस्टेंट डालना है। तो जहाँ पे हम कोड नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं कर सकते, उस टाइम पे हम क्या करना है कि डायरेक्टली हमें मशीन को लर्न करने के लिए लर्निंग एल्गोरिदम ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट डेटा के बेसिस पे वो प्रोग्राम बनाते जाएगा, एल्गोरिदम बनाते जाएगा। एंड देन यूज एमएल व्हेन यू कांट स्केल इट, अगर आप उस टाइम पे रिप्लेस रिपीटेटिव टास्क नीडिंग ह्यूमन लाइक एक्सपर्टाइज, जैसे पहला वाला जो था, जब आप उसको कोड नहीं कर सकते, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है, इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना है, तो स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑब्वियसली आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, और इस स्पीच को और इस इमेज को मतलब आपको क्या करना है, एक डेटाबेस में स्टोर करके उसके उस हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। कांट स्केल इट का मतलब क्या है, रिपीटेटिव टास्क जो बार बार हम करते हैं। रिपीटेटिव टास्क में मैंने जैसे बताया आपको कि रिकमेंडेशन, जैसे फीमेल है तो उनको साड़ीज प्रेफर करना, कुर्ता प्रेफर करना, या स्पैम, फ्रॉड डिटेक्शन, मशीन ट्रांसलेशन, तो जिस तरह से हम बार बार जो चीजें कर रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, उस टास्क को रिकमेंड करना, आपके सामने वही ऐड आते जाएंगे। देन यूज मशीन लर्निंग व्हेन यू हैव टू अडॉप्ट एंड पर्सनलाइज, जैसे पर्सनलाइज के लिए मशीन लर्निंग यूज किया जाता है, पर्सनलाइज मतलब प्रिडिक्शन के लिए, नॉर्मली 1 to 1 पर्सन के लिए अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो सकता है। अभी मेरे मोबाइल के ऊपर जो एल्गोरिदम है वो पर्सनलाइज है, मतलब वो मुझे ही मेरे अपने रिकमेंडेशन बताएगा, पर्सनलाइज माय एज पर द माय जितने मेरा सर्चिंग है उस हिसाब से, लेकिन आपके मोबाइल में अलग आएगा। तो ये क्या रहता है, पर्सनलाइज रहता है, 1 to 1 हो सकता है ज्यादातर। एंड मशीन लर्निंग व्हेन यू कांट ट्रैक इट, जब आपको पता नहीं कि आगे क्या है, ऑटोमेटेड ड्राइविंग, फ्रॉड डिटेक्शन, जब आपको पता नहीं कि आगे लेफ्ट या राइट या फिर व्हीकल कौन से आने वाले, कितने बड़े आने वाले, कितना डिस्टेंस है, तो जिस टाइम पे आपको पता नहीं है कि आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे प्रोग्राम को, या फिर हर पर्सन का अलग अलग रिकमेंडेशन हो सकता है, जब आप रिपीटेटिव टास्क अलग अलग है हर पर्सन के, और जिसको आप कोड नहीं कर सकते, तो ऐसी वाली चीजों को हम प्रेफर करते हैं कि मशीन लर्निंग वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। और उसके एग्जाम्पल पे दिए कि स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोमेटेड ड्राइविंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग। यहाँ तक सभी को समझा? अभी जितना बताया वो समझा क्या आप लोगों को? हेलो, अभी जितना बताया मैंने वो समझा क्या? हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है। तो रिपीट करना अगर होगा ना एक टॉपिक, तो आप मुझे मैसेज करो, या फिर अपना 2 मिनट माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हो कि मैडम ये वाला फिर से बताना। ओके, द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में नेक्स्ट आता है
There are three types of machine learning: supervised, unsupervised and reinforcement learning. सुपरवाइज में क्या रहता है कि हमें क्या करना है कि मशीन को इस तरह से लर्न करवाना है कि उसको ऑलरेडी अलग अलग लेबल और ट्रेनिंग डेटा दिया रहता है। तो अलग अलग ट्रेनिंग डेटा और लेबल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मशीन को तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड मतलब अभी देखो, नो इट्स ए लैब्राडोर डॉग एंड इट इज अ कैट। अभी देखो छोटे बेबीज है, उनको लग रहा है कि ये कैट है, और जो ट्रेन पर्सन है, मतलब जो पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, उनको पता है कि इट इज अ डॉग। तो हम क्या करें कि जहाँ पे लेबल भी किया गया है, लेबल मतलब इसका टाइप भी मेंशन किया है, तो इस वाले ट्रेनिंग को कहा जाता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज जहाँ पे उनका नाम भी और टाइप भी मेंशन किया रहता है। ओके, अभी देखो ये सुपरवाइज लर्निंग किस तरह से होता है। ह्यूमन इंटरवेंशन एंड वैलिडेशन रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे है ना, ह्यूमन से पहले डेटा लिया जाता है, जिस डेटा को अलग अलग क्लासिफाई किया रहता है। हाँ, और क्लासिफिकेशन और टैगिंग करके रखते हैं। मतलब अभी डॉग है तो डॉग के भी अलग अलग टाइप्स है, तो उनको हर डॉग को अलग अलग फोटो के साथ उनको क्लासिफाई करके रखा है कि दिस डॉग इज दिस टाइप एंड ऑल। तो ये हमने क्या किया, ये ट्रेनिंग वाला डेटा था, ये सब ट्रेनिंग करने के लिए डेटा था। और हर डॉग के लिए अलग अलग नेम था, नेम मतलब उसका लेबल था। तो हमने क्या किया, बहुत सारा डेटा उसको इनपुट दिया, और उनके लेबल के साथ, लेबल मतलब दिस डॉग इज दिस दिस, मतलब अलग अलग टाइप के जो डॉग्स है उनके नाम भी वहाँ पे मेंशन किए। तो जब इनपुट ट्रेनिंग डेटा जो है वो इनपुट कौन देगा, ह्यूमन। और अलग अलग लेबल जो है वो भी कौन दे रहा है, ह्यूमन। ये दोनों मिला के ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ये ह्यूमन ने प्रोवाइड किया है। और उसके बाद क्या कर रहा है, मशीन अपना एक एल्गोरिदम बना रहा है। अभी ये दोनों लेके, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। अभी हो सकता है कि अगर उसके पास देखो, अब अभी नॉर्मली क्या रहता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस वाला, ये अगर क्वेश्चन कुछ लोगों को पूछा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन ज्यादातर बेबीज को पूछा, तो ज्यादा आंसर क्या रहेगा, कैट। मैंने ये क्वेश्चन 10 लोगों में से 8 लोगों को, 8 बेबीज को पूछा, तो उनका आंसर था कैट, लेकिन 2 एडल्ट पर्सन का था डॉग। तो अभी जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पास जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कैट। लेकिन ये कैट है क्या, नहीं। तो मशीन लर्निंग क्या करता है कि प्रिडिक्ट करता है कि इट्स अ कैट, लेकिन जब फीडबैक आता है कि फीडबैक इज रॉन्ग, मतलब ये गलत है, तो वो क्या करता है कि फीडबैक एल्गोरिदम में जो भी आंसर आने वाला है, उस आंसर के हिसाब से अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अपडेट करता है, मॉडल को एडजस्ट करता है, चेंज करता है। इसलिए जब भी हम ट्रेनिंग जब डेटा देंगे ना, तो ट्रेनिंग डेटा देते समय सारे क्वेश्चन सिर्फ बेबीज से या फिर सारे एडल्ट से ही नहीं लेना है। हमें क्या करना है कि नॉर्मली ऑल टाइप्स ऑफ जो भी यूजर्स है उनसे हमें इनपुट लेना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाना है। हो सकता है कि कुछ लोगों के आंसर अलग रहे और कुछ लोगों के आंसर सेम रहे, और जरूरी नहीं है कि जो भी आंसर दे रहे वो करेक्ट दे रहे। तो मशीन को अगर खुद को पढ़ना है तो उसको हर टाइप के यूजर से, हर एज के यूजर से उस एल्गोरिदम को पहले आउटपुट को चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। छोटे बेबी से अगर प्रिडिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर कैट ही आने वाला है, और एडल्ट से अगर प्रिडिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे डॉग ही आने वाला है। और उसके बाद उसका लेबल आया कि लेब्राडोर, तो लेब्राडोर इज अ डॉग। तो डॉग में तो, कैट में तो मैंने कोई भी क्लासिफिकेशन में नहीं दिया था कि लेब्राडोर टाइप का कैट होता है, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ये क्या करता है, उस आंसर को चेक करता है और उस हिसाब से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फिर से अपडेट करता है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे यूजर लेबल्ड डेटा देते हैं, लेबल्ड मतलब क्लासिफाइड और लेबल्ड, जहाँ पे हर चीज का नाम भी होता है। जैसे कार है तो कार के टाइप्स रहते हैं, एक्सेंट कार, दे हुंडई टाइप्स के कार, होंडा टाइप के कार, टाटा के कार्स। तो ये हमने क्या किया, अलग अलग कार्स को क्लासिफाई किया। अगर हम विदाउट क्लासिफिकेशन डेटा अगर देते तो वो अनसुपरवाइज रहता है, उनको लेबलिंग नहीं किया है, सिर्फ दिस ऑल आर द टाइप्स, ऑल आर द कार, सभी को हम कार ही कह रहे हैं, तो वो क्या रहता है, अनसुपरवाइज। हमने उनको अलग अलग लेबल्ड नहीं किया है, क्लासिफाई नहीं किया है, सिर्फ कार इनपुट भेजा है।
अनसुपरवाइज में ये क्या करते हैं, देखो अभी जितने भी सेम टाइप के जिनको भी 4 व्हीकल्स है वो सारे क्या रहेंगे, वो सारे क्या रहेंगे, कार्स रहेंगे। ओके, तो न्यू ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड एंड दिन एंड दिस इज कॉल्ड एज द, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में नो ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी वहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करते हैं, सेम सेम टाइम के रहते हैं ना, उनको अलग अलग जगह पे उनका ग्रुपिंग करते हैं, जैसे क्लस्टरिंग बोल सकते हैं आप उनको। तो वो क्या करते हैं कि ये इनको 4 व्हीकल्स, 4 व्हील्स है तो ये कार है, इनको 3 व्हील्स है तो ये ऑटो रिक्शा है, इनको 2 व्हील्स है तो ये साइकिल है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसका डायग्राम देखेगा और उनके व्हील्स के बेसिस के ऊपर उसको अलग अलग चीजों में क्लासिफाई करेगा। ये मशीन खुद करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करेगा, अगर 4 व्हील्स वाला कोई दिखा तो उसको क्या प्रिडिक्ट करेगा, इट्स अ कार। 3 व्हील्स वाला कोई दिखेगा तो उसको प्रिडिक्ट क्या करेगा, इट्स अ ऑटो रिक्शा। 2 व्हील्स वाला दिखेगा तो इट्स प्रिडिक्ट क्या करेगा, इट्स अ बाइसिकल। अभी उसको क्लासीफाई नहीं किया है, कार में भी टाइप्स थे, बाइसिकल में टाइप है, ऑटो रिक्शा में भी टाइप होंगे, लेकिन उनको हमने अलग अलग लेबल्ड या क्लासीफाई नहीं किया है। अभी मॉडल ट्रेनिंग, ये देखो किस तरह से ट्रेन किया जाता है मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग का अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मशीन लर्निंग के लिए हमें बहुत सा डेटा लगता है। सपोज 100% डेटा में से हमारा 70% डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, और लास्ट जो 30% डेटा है वो टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। देखो हमें अगर किसी मॉडल को ट्रेन करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको वो कैट और डॉग वाला एग्जांपल बताया मैंने आपको, तो कैट और डॉग के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले अलग अलग यूजर्स को पूछना पड़ा ये कैट है या डॉग है। तो हमें क्या करना है कि 100 लोगों में से हमारे 70 लोगों को, 70% से हम पहले रिप्लाई लेंगे, और वो सेम एज के नहीं होने चाहिए, कुछ बेबीज है, कुछ एडल्ट है, कुछ यंग पर्सन है, कुछ 10 to 20 में है, कुछ 20 to 30 है। अलग अलग एज से अलग अलग ग्रुप से हम उसका रिप्लाई लेंगे। तो 70% लोगों से हम पहले उनका डेटा लेंगे और उसके बाद उसको ट्रेन करेंगे, देन ट्रेनिंग मॉडल हमारा प्रिपेयर होगा। और जब ट्रेनिंग मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा तब हम उसका टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग का मतलब क्या करेंगे, अभी हम उसके सामने वो इमेज डालेंगे और देखेंगे कि अल्गोरिदम उसका अप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब मैंने क्या किया कि 70 अलग अलग पर्सन से वो क्वेश्चन किया। देखो अभी ये देखो, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ये कैट है या डॉग है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 100 लोगों को पूछना है, और 100 में से कुछ लोग जो आंसर देंगे उस आंसर को हमें क्या करना है, 70%, एटलीस्ट 70 लोगों के आंसर आपको सेव करके रखना है। सेव करके रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, मशीन लर्न हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, सेम एक इमेज है ना उस मशीन के सामने लाना है और उसका आउटपुट चेक करना है। और आउटपुट चेक करने के बाद अगर वो डॉग आया तो समझ लेना हमारा ट्रेनिंग डेटा करेक्ट है, मतलब हमने उसको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दिया है। अभी क्या करेंगे हम, तो सेम क्वेश्चन क्या करेंगे 70% लोगों से, और फिर 30% जो क्वेश्चन है ना, ये हम क्वेश्चन करते जाएंगे कि 30 अलग अलग इमेजेस उसके सामने लाएंगे और टेस्ट करते जाएंगे कि आंसर बराबर आ रहा है क्या। और टेस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे कि हाँ यस दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज रॉन्ग। तो ये हो गया हमारा मॉडल का ट्रेनिंग। और जितने परसेंट एक्यूरेसी आएगा उस हिसाब से वो फीडबैक लेगा और मॉडल जो है हमारा एल्गोरिदम उसको अपडेट करते जाएगा। नाउ मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग वाला ये कंसेप्ट सभी को समझा। हेलो, मशीन लर्निंग एक्सप्लेन Yes, किया ma'am. मैंने अभी। हाँ, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन खुद लर्न होता है, और जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन अगर उस लर्निंग स्टार्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन अगर वो अपडेट होता है तो उसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अगर वो अपडेट होता है, अपने आप मशीन लर्न करते जाता है एल्गोरिदम, तो उसको अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं।
Now it's clear for all. Please reply fast. Hello. Yes, ma'am. बाकी लोग जो लेक्चर कर रहे हैं ना, आप अपने एटलीस्ट रिप्लाई तो भी आने दो ना. हाँ ठीक है. अभी मशीन लर्निंग अगर आपको समझा है तो नेक्स्ट आता है डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग क्या होता है? ओके. Deep learning is subfield of machine learning concerned with algorithm inspired by the structure and function of the brain called artificial neural network. जहाँ पे क्या कर रहा है कि मशीन लर्निंग के अंदर अल्गोरिदम से इंस्पायर्ड किया गया है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्रेन. और जैसे अल्गोरिदम वर्क करते हैं वैसे ही ब्रेन के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना. डाटा इज पास थ्रू मल्टीपल नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू जनरेट अ प्रिडिक्शन. अभी नॉन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से वो एक दूसरे का अपना आंसर पास करते जाते हैं और लास्ट में उस बेसिस के ऊपर आंसर को प्रिडिक्ट किया जाता है. लर्न द पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन. अभी किस तरह से होता है ये देखो. नॉर्मली मशीन लर्निंग में है ना, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का. लेकिन डीप लर्निंग एल्गोरिदम जो है, डीपली अगर लर्न किया कोई एल्गोरिदम तो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड न्यूरॉन्स उसको स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनिंग किया, तो जितना परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग का है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट एक्यूरेसी जिसमें मिलता है वो डीप लर्निंग एल्गोरिदम में मिलता है. लेकिन इट्स नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट. डेवलपमेंट के लिए डीप एल्गोरिदम इतना इजी नहीं है. दीज आर द सम डीप लर्निंग यूज केसेस या फिर आप बोल सकते हैं एल्गोरिदम. ये देखो ये अमेजोन इको करके जो आया है, एलेक्सा इको. तो इसमें हम जो बोलते हैं वो उसको स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है और आंसर देता है. देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन. लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या करें, हम एक बोर्ड है उस बोर्ड का फोटो निकाल रहे हैं और वहां से उसको हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करें कि इसका मीनिंग क्या होता है इस बोर्ड का. सेल्फ ड्राइविंग कार क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस प्रिडिक्ट कर रहा है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितने दूर पे कार है, कितना स्पीड रखना पड़ेगा कार का, वो सेल्फ ड्राइविंग कार डिटेक्ट करके अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है. ये चेस का गेम या फिर अनदर गेम्स में भी अपने आप कंप्यूटर अगर प्रेफर करता है तो ये प्लेइंग गेम्स. फाइनेंशियल रिस्क को अगर प्रेफर करना है, प्रिडिक्ट करना है कि अभी करंटली क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, क्रेडिट शेयर्स क्या रेट क्या है, तो रिस्क में हम लॉस में है या प्रॉफिट में उसको प्रिडिक्ट करना. एंड मेडिकल डायग्नोसिस. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में क्या क्या लगता है, डीप लर्निंग में लगता है डेटा, देन अल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग मॉडल एंड जीपीयू एंड एक्सीलरेशन. तो ये वाले जो कंसेप्ट है ग्राफिकल जो प्रोग्रामिंग इनपुट है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इनपुट एंड एक्सीलरेशन मतलब क्या करना है कि यहाँ पे इमेजेस ज्यादा होते हैं डीप लर्निंग में. ये देखो अभी स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है तो स्पीच का फ्रीक्वेंसी का फोटो है, मतलब ये ग्राफिकल इमेजेस है उसका. ये इमेज अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे ये अलग अलग इमेजेस है डिटेक्ट करने के लिए. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अभी यहाँ पे लैंग्वेज को अगर समझना है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने कुछ बोर्ड लिख के रखा तो उसको अगर समझना है तो वो उसके लिए भी उसके इमेजेस लेगा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोडिंग नहीं करना है, यहाँ पे कोड होगा ही नहीं, अलग अलग इमेजेस. अभी यहाँ पे हम मराठी में कैसे लिख रहे हैं, या फिर इंग्लिश में कैसे लिख रहे हैं, हाउ आर यू को मराठी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, उसके अलग अलग इमेजेस लेंगे और उसके बेसिस के उसको प्रिडिक्ट करेंगे. तो नॉर्मली डीप लर्निंग में इंस्टेड ऑफ कोड ग्राफिकल इनपुट यूज किया जाता है और उसके बेसिस के ऊपर आउटपुट को प्रिडिक्ट किया जाता है. इट रिक्वायर डेटा, अल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग मॉडल, जीपीयू एंड एक्सीलरेशन. ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इनपुट लगता है यहाँ पे. अब ये न्यूरॉन्स किस तरह से वर्क होते हैं, तो हर न्यूरॉन को अलग अलग इनपुट और उसका वैल्यू अप्रोप्रिएट एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ ऐड करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको प्रिडिक्ट करते हैं. अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आप इतना ये समझ लो कि ये न्यूरॉन्स है और जितने सारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को अलग अलग इनपुट मिलता है और न्यूरॉन्स क्या करता है, अपना अलग अलग न्यूरॉन्स का अलग अलग वेट होता है. जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये न्यूरॉन्स का नेम है.
तो वो अपने अलग अलग इनपुट के साथ उस जो भी डेटा उनका है, जो भी उसको इनपुट मिला है उसको मिक्स करते हैं, और लास्ट में क्या रहता है, अप्रोप्रिएट जो भी एडिशन या फिर समेशन जो भी आएगा वो उसका आउटपुट रहता है। मतलब एक्यूरेसी नॉर्मली इतने सारे न्यूरॉन्स का आंसर सेम आया तो हम उसका समेशन लेंगे तो मैक्सिमाइज आउटपुट वही आएगा। तो वो इस तरह से उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ये देखो बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स इनपुट लेते हैं और उस बेसिस के ऊपर आउटपुट को प्रेफर करते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स है, अलग अलग ये सारे न्यूरॉन्स है। हाँ, ये क्या करते हैं, अलग अलग इनपुट यहाँ को जाता है उसको जैसे आप बोलते हैं ना सेंस करना, तो वैसे वो सेंस क्या करते हैं, एक कॉमन जैसे आपको पता है कि अगर आपने कोई हॉट चीज को अगर टच कर लिया और आपके सारे न्यूरॉन्स आपको क्या करेंगे कि हॉट अगर किसी भी थिंग को अगर आपने टच किया तो वो हमारे आउटपुट में क्या करते हैं रिफ्लेक्ट, कि हम वहां से हाथ जल्दी से हटाते हैं। तो ये क्या है, ये आउटपुट कब हमारा इवेंट कब परफॉर्म होगा, जब हमारे सारे न्यूरॉन्स सेम टाइप का इनपुट वहां पे इनपुट करेंगे। और सब सेम टाइप का इनपुट जब प्रेफर करते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो मेन फंक्शनिंग है इनपुट ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस का, वो क्या करता है, कॉमन इनपुट आने के बाद उसके लिए क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन परफॉर्म करवाता है, उसे कहते हैं आउटपुट। तो इस तरह के एक्टिविटी को डीप लर्निंग कहते हैं। तो जैसे हम मैंने अभी रियल लाइफ का एग्जांपल बताया कि हम हॉट चीज़ों को अगर टच किया तो उसमें सारे न्यूरॉन्स हमारे सेंस करते कि क्या हुआ है, तो हॉट कोई भी थिंग को हमने टच किया, ये सारे सेंस करते, और सेंस करने के बाद हमारा मेन न्यूक्लियस जो है वो हमारे आउटपुट में एक्शन परफॉर्म करवाता है। तो ये वाला क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन इज मोर इंटेलिजेंट दैन अ मशीन। तो मशीन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारा ह्यूमन ब्रेन है। तो ऐसे मशीन को बनाना जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क हो, और वो न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, बहुत सारे इनपुट्स को एक दूसरे के साथ ऐड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और लास्ट में आउटपुट न्यूरॉन को क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो बताएगा। तो इसकी वजह से जो एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट है वो ज़्यादा रहता है, और प्रिडिक्शन जो है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। दैट्स वाई द परफॉर्मेंस ऑफ डीप लर्निंग इज मोर देन द मशीन लर्निंग। समझा क्या? समझा अभी डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का डिफरेंस? मशीन लर्निंग में न्यूरॉन्स यूज नहीं होते। न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स रहते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ सेंसेस से हम क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को सेंस जाते हैं, मतलब इनपुट जाता है, और सारे न्यूरॉन्स का जो इनपुट आया है कलेक्टिवली वो न्यूक्लियस के पास जाके वो अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन किया जाता है। तो ये रहता है न्यूरल नेटवर्क में, और न्यूरल नेटवर्क यूज किया जाता है डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग में हम डीप लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग में सिर्फ हम एल्गोरिदम को लर्न करवाते हैं। एक्यूरेसी अगर हम चेक करेंगे तो डीप लर्निंग का एक्यूरेसी मोस्ट ज़्यादा रहता है, और डीप लर्निंग का एक्यूरेसी बहुत एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग थोड़ा कम रहता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे इनपुट है, और हमारे दिमाग के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, इनपुट लेयर 1, इनपुट लेयर 2, हिडन नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और फिर वो एक दूसरे को अपने एक्शन पास करते जाते हैं, और लास्ट में आउटपुट आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक इनपुट दिया है 4। ये वाला इमेज देखो, यहाँ पे 4 लिखा है। मैंने बोला ना आपको ग्राफिकल इनपुट दिया जाता है, मतलब इमेजेस ज्यादा रहते, तो यहाँ पे 4 लिखा है, इनपुट गया, और सारे न्यूरॉन्स ने अलग अलग आंसर दिया। सभी ने अलग अलग आंसर दिया, और लास्ट में आउटपुट में आया 5। लेकिन जब हमने उसको हमारे डेटा के साथ कंपेयर किया तो वो लेवल 4 था, 4 के अंदर ऑलरेडी वो क्लासीफाई हुआ था, तो ये आंसर क्या रहा, ये रॉन्ग रहा। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमारे एल्गोरिदम को अपडेट किया। एल्गोरिदम को अपडेट करने के बाद वो क्लासीफाई हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा यहाँ पे 4। जितना आंसर हमारा रॉन्ग आता है उतने टाइम पे हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम को अपडेट करते जाए। अपडेट वेट, ये देखो यहाँ पे वेट्स को अपडेट किया, और फिर हमारा आंसर फिर करेक्ट आते जाएगा। ये एक डीप लर्निंग का अप्रोच दिया है। डीप लर्निंग में रॉ इमेजेस लेते हैं पिक्सेल्स के, फिर उसको एज डिटेक्शन में क्या करते हैं, देखो ऐसा इमेज लिया है कि जो क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर इमेजेस के फिर हमने क्या किया, एजेस फाइंड किए। एजेस मतलब उसके एज कोने बोल सकते हैं आप उसको, कॉर्नर्स।
तो ये कॉर्नर्स फाइंड आउट किए, कॉर्नर को फिर कलेक्ट करते गए, कंबाइन करते गए सारे ऑब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पे क्या है, फेस बनते जा रहा है, देखो अलग अलग फेस बनते जा रहा है। और लास्टली ये सारे फेसेस को अगर हम कलेक्टिवली अगर एक मॉडल में डालेंगे तो ये क्या करेंगे, जिनका जिन एजेस को जिसके साथ मैच करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो पिक्सेल्स थे ना, उनको एजेस के साथ कंबाइन करने के बाद जो भी पिक्सेल्स बनते गए उसके साथ जिस फेस को जिस एजेस मैच हो रहे वो फेस के एजेस उसको मैच करते गए, तो यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग का सेपरेट फुल फेस बनते गया। और ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि इमेजेस, पिक्सल के इमेजेस ले ले पिक्सेल्स, और पिक्सल से हम क्या कर रहे हैं, फेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना, ये डीप लर्निंग में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अभी बहुत सारा डेटा है, देखो कितने सारे लोगों के फेस मैच हो रहे हैं, और इतने सारे लोगों के डेटा मैच करने के लिए हमें सिंपल एक प्रोग्राम या फिर कोडिंग नहीं चलेगा, या फिर मशीन लर्निंग भी नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूज बिग डेटा इज रिक्वायर्ड एंड बिग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट मॉडल, then it is called as deep learning. This one is the example of language translation. यहाँ पे हाउ आर यू लिखा है, हाउ आर यू को अलग लैंग्वेज में, चाइनीज में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एनकोडर आता है मॉडल में। एनकोडर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी हाउ आर यू उसको बोलने के लिए, या फिर कितने सेकेंड्स लगते हैं उसके वर्डिंग्स के लिए, वो एनकोड करता है, उसकी वैल्यू फाइंड करता है। फिर अप्रोप्रिएट वैल्यूज के हिसाब से उस मॉडल में जो जो वर्ड्स आते हैं उसके रिलेटेड वो इन्फ्लुएंस को चेक करता है, और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर सेकेंड्स के साथ या फिर उसके फ्रीक्वेंसी स्पीच रिकॉग्निशन के साथ मैच होगी, वो डिकोड करता है और अपने सामने वही आंसर उसके अलग लैंग्वेज जो आपने दिया है उस लैंग्वेज में आपके सामने प्रिडिक्ट करता है। इट्स अ प्रिडिक्शन, हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा डेटा होगा और जितने ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट अगर आपने इनपुट दिए हैं तो 100% उसका आउटपुट भी करेक्ट आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं बताती हूँ आपको, आप पीपीटी में देख लेना है। यहाँ पे एमएक्स नेट करके एक आर्किटेक्चर है जो डीप लर्निंग के लिए यूज होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं लेने वाली। ओके, तो अभी मैंने आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बताया, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में जितना बताया वो हेलो, किसी को डाउट है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग समझा? ये बहुत बड़े कंसेप्ट है एक्चुअली, इतना शॉर्ट मतलब एक छोटे से टॉपिक में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मतलब एक लेक्चर में। बहुत बड़े कंसेप्ट है, लेकिन आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी और बेसिक पार्ट है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग। आप जितने बुक्स रेफर करोगे, जितने सारे देखते जाओगे, तो उसमें हर जगह पे अलग अलग मतलब और डिटेल में दिया रहेगा। लेकिन इतना याद रखो कि मशीन को लर्न करवाना अलग है और डीप लर्निंग का मतलब है न्यूरॉन्स को लर्न करवाना अलग बात है। एंड बोथ द कंसेप्ट आर अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आवाज आ रही है क्या सभी को? हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ, तो ये मैं आपके मैनुअल से भी बता देती हूँ। यस मैम आ रही है। आपके मैनुअल से बता रही हूँ मैं अभी आपको, मैनुअल में क्या क्या दिया था ये कंसेप्ट। देखो मैनुअल है आपके पास, शॉर्ट में वहाँ पे नोट्स ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर समझना है उस टॉपिक को तो
अलग पीपीटीज पीडीएफ जितने आपको मिलेंगे उतने आपको, मैं अभी कोई भी ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे 11-10 मिनट पहले मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगी अभी अटेंडेंस के लिए। कल ही लेक्चर में मैंने बोला था कि आप लेक्चर शार्प टाइम पे ज्वाइन करना है। 5 मिनट चलेगा लेकिन आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए 5 मिनट पहले, अभी मेरा पूरा पढ़ा के हो गया, अभी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मशीन लर्निंग। Machine learning is the branch of science that deal with programming the system in a such a way that automatically learn and improve with experience. Hence, learning means recognize and understanding the input data and making wise decision based on the supply data. मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली लर्न और इम्प्रूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ट्रेनिंग डेटा, और उस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से डिसीजंस को लेते जाता है या फिर प्रिडिक्ट करते जाता है आउटपुट को। यहाँ पे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम के एग्जांपल है विजन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना स्टॉक मार्केट में अप है या डाउन है, पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन है ना, ये इसमें आता है कि 5 कुछ अलग लिखते, कुछ लोग 5 अलग से लिखते हैं, कुछ लोग 5 का जो हर एक का लिखने का अलग अलग पैटर्न है उससे गेस करना कि 5 लिखा है या 6 लिखा है, उसको पैटर्न बोलते हैं। गेम्स, data mining, expert system, robotics, machine learning is a vast area and it is quite beyond the scope of this tutorial. So can't cover, मतलब इसमें भी दिया है कि हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एक सेपरेट सब्जेक्ट बोल सकते हो, एमटेक में सेपरेट सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग का। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। मैंने अभी बताया था सुपरवाइज लर्निंग डील विथ लर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम अवेलेबल ट्रेनिंग डेटा। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा मतलब लेबल दिया रहता है कि डॉग का एग्जांपल जो था जिसमें टाइप्स ऑफ डॉग के नाम थे, जैसे कार, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये कार है और कार के साथ उसका नाम भी दिया कि दिस इज द टाटा कार, हुंडई कार, होंडा कार, तो वो अगर हम लेबल देते हैं उसको नाम भी अगर स्पेसिफाई करते हैं तो उसको सुपरवाइज ट्रेनिंग कहते हैं कि not only just images are given or the data is given but also classified data is given with the names or label, then it is called as supervised learning for the, and supervised learning में जो ट्रेनिंग के लिए जो डेटा दिया जाता है उसको वो ह्यूमन प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अभी ईमेल जो रहते हैं, कुछ ईमेल हम जो रेगुलरली चेक करते हैं तो उस ईमेल को ऊपर दिखाते हैं, और जो स्पैम है जिनको हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते वो स्पैम में आता है, तो ये भी एक सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है। लेबलिंग वेब पेजेस, voice recognition, these are the examples of supervised learning. And unsupervised learning makes sense of unlabeled data without having any predefined data set for its training. यहाँ पे कोई ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट जैसे रहता है कि जहाँ पे लेबल डेटा होगा वो नहीं रहता है डायरेक्टली। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करता है कि सेम टाइप, जैसे 4 व्हील्स वाले सारे कार है, 2 व्हील्स वाले सारे साइकिल्स है, तो क्या करता है अलग अलग जो इनपुट आ रहे हैं उनको अलग अलग क्लस्टर में क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसको प्रिडिक्ट करते हैं। मीन्स देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन एज वेल एज नो लेबल डेटा इज प्रेजेंट इन अनसुपरवाइज लर्निंग। और जो क्या करता है फिर अलग अलग ग्रुपिंग बनाते जाता है और ग्रुपिंग के बेसिस पे उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर के मीन्स करके एक, के मीन्स का है नियरेस्ट एल्गोरिदम है ये, जहाँ पे हम ग्रुपिंग बनाते हैं, और अगर एक आपने व्हीकल ऐसा डाला है कि जिसको हम समझ में नहीं आ रहा है कि वो 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है या 2 में आ रहा है, तो नियरेस्ट उन तीनों में से जो नियरेस्ट ग्रुप है उसमें उसको डाल देना, इसे कहते हैं के मीन्स, नियरेस्ट सेल या फिर नियरेस्ट ग्रुपिंग। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, हायरार्ची क्लस्टरिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज। एंड डीप लर्निंग, deep learning is a subfield of machine learning where concerned algorithms are inspired by the structure and the function of the brain called artificial neural network. मैंने अभी बताया कि ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स के जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाना, जहाँ पे डीपली लर्न किया जाएगा। सुपरवाइज लर्निंग और लर्निंग फ्रॉम द लेबल डेटा एंड एल्गोरिदम। डीप लर्निंग क्या करता है, सुपरवाइज लर्निंग रहता है उसमें ज्यादातर, मतलब लेबल डेटा रहता है उसके बेसिस के ऊपर एल्गोरिदम बनाता है और प्रिडिक्ट करते जाता है। Each algorithm in deep learning goes through the same process. It include hierarchy of non-linear transformation of input. Non-linear का मतलब ये अभी जो डायग्राम बताया था ना मैंने कि एक एक
शायद बंद कर दिया। तो अभी जो मैंने न्यूरॉन्स का जो डायग्राम बताया था, न्यूरॉन्स का अलग अलग वेट होता है, सभी न्यूरॉन्स अपने अपने आगे हिडन लेयर को पास करते जाते, तो उस वाले स्ट्रक्चर को नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से न्यूरॉन अपना अपना डेटा कलेक्टिवली आगे आगे हिडन लेयर को पास करते जाता है, फिर सारे हिडन लेयर लास्टली न्यूक्लियस के पास जाते हैं और न्यूक्लियस टेक द डिसीजन व्हाट टू टेक एक्शन। सेम वे आउटपुट इज प्रिडिक्ट बाय द in artificial neural network. Okay, identifies the relevant data set and prepare them for analysis. डेटा सेट को देखना, उसको एनालाइज करना, चूज द टाइप ऑफ एल्गोरिदम, मॉडल को प्रिपेयर करना, मॉडल को ट्रेन करना एंड मॉडल को रन करना। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा सेट लगेगा, ह्यूज डेटा सेट लगेगा। करेक्ट डीप लर्निंग के लिए मोस्ट ऑफ द करेक्ट डेटा सेट लगता है। देन उसके लिए अच्छा सा एल्गोरिदम बनाना, एल्गोरिदम देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स आर देयर, एंड देन एनालिटिकल मॉडल के एल्गोरिदम, जैसे एल्गोरिदम आएगा उस हिसाब से मॉडल बनाना, फिर मॉडल को क्या करना, ट्रेन करना। ट्रेन करना मतलब उसको 70% ट्रेनिंग देना, फिर 30% उसका टेस्टिंग करना, फिर मॉडल को रन करके टेस्ट करते जाना, स्कोर कितने % एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये रहेगा आपका डीप लर्निंग। ओके, deep learning is involved hand in hand with the digital era, which has brought about an explosion of data in all forms and from every region of the world. Okay, e-commerce, online cinema, यहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे ह्यूज बिग डेटा होता है, नॉर्मली वहाँ पे बिग डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग मोस्टली हेल्थ केयर सिस्टम में आता है कि जहाँ पे डीपली लर्न करना पड़ता है। Then application of machine learning and deep learning, computer vision, which is used for facial recognition, attendance mark through the fingerprint. देखो हम फिंगरप्रिंट रिकग्निशन करते हैं, तो उसमें भी हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। फिर फिंगरप्रिंट और के हमने क्या किया, बहुत सारा डेटा सेट हमारे पास आने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे कि दिस वन इज, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, जितनी बार हम थंब देंगे उतनी बार वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएगा। और जितना ज्यादा एक्यूरेसी, जितनी ज्यादा बार अगर सेम पर्सन का नाम आया तो एक्यूरेसी 100%। क्योंकि हर बार जब फिंगरप्रिंट दिया तो हर बार उसी पर्सन का नाम आ रहा है, तो ये डीपली लर्न हो जाएगा और उसी टाइम पे उसी पर्सन का नाम आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। तो पहले उसको ट्रेन किया जाता है, मतलब पहले जो डेटा इनपुट आता है ना वो सारा एज ए ट्रेनिंग कंसिडर होता है, और जब 100% से 70% तक का डेटा आ जाता है तो उसको हमेशा टेस्टिंग किया जाता है, बाद में है ना, टेस्ट किया जाता है it is okay or not. Then these are the various applications of machine learning and deep learning. यहाँ पे टेक्स्ट सर्च, इमेज सर्च, ईमेल मार्केटिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर ट्यूमर आइडेंटिफाई करने के लिए डीपली लर्न करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से ट्यूमर या फिर कौन से पॉइंट पे है वो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो दीज आर द वेरियस applications of अभी हम यहाँ पे अभी हम स्टॉप करेंगे। तो इज देयर एनी डाउट? अभी मैंने जितना बताया उसमें अगर किसी को डाउट है या फिर नहीं समझा होगा तो आप मुझे अभी क्वेश्चन करो प्लीज।